ठीक है, तो जानते हैं हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो कहते करते और सुनते आ रहे हैं हम लोग कि ध्यान में ही ज्ञान है। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल नीट JEE के लिए कोचिंग कराते हैं। AMU जामिया के दूसरे टेस्ट की तैयारी भी कराते हैं। हम लोग कर रहे हैं आज फिज़िक्स मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें बहुत सारे टॉपिक कर चुके थे और आगे हम लोग चल रहे हैं, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या दे रखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में, ये किया था कि जब भी कभी फ्री चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो जो फ्री चार्ज है वो करंट की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो उस मैग्नेटिक फील्ड और एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से चार्ज पे फोर्स लगता है और वो चार्ज जो है एक तीसरे डायरेक्शन में मूव करता है। डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने किया है। आगे हम लोग करने जा रहे हैं कि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और टोटल फोर्स कितना लगता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। याद है कि जब भी कभी हम लोग एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज जो है ना मूव करता है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन चार्ज व्हेन प्लेस्ड इनसाइड the electric field, inside the electric field is given as force is equal to Q into E। ये हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। फोर्स एक वेक्टर में होता है तो इस तरह से हमने फोर्स लिख दिया। ठीक है ना। अगर एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, ठीक है, when the charge is moving inside the magnetic field, when the charge is moving inside the magnetic field, ठीक है ना, inside the magnetic field, the force acting on it is given as F is equal to वेक्टर के फॉर्म में लेंगे QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कितनी बात सुनी? ये हम लोगों ने लिखा था। ये कितनी बात सुनी? टोटल फोर्स व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब समझ में आया कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है या करंट फील्ड की चार्ज की वजह से है, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से है। तो अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग फोर्स लगेगा, और टोटल जो फोर्स होगा उसी को हम लोग लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। तो वो लाइन लिखने जा रहे हैं, व्हेन a charge is moving inside the electric and magnetic field, then total force acting on the charge is given as F is equal to force due to electric field plus force
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से मैग्नेटिक फील्ड बी से दिखा दिया। दिस टोटल फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। दिस टोटल फोर्स इज also known as Lorentz force। ठीक है, क्या दे रखा है इसको टोटल फोर्स के लिए? तो ये दे रखा हमारा फोर्स का टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू ई है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा। और वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आ जाएगा Q B क्रॉस B, ठीक है ना। Q कॉमन निकाल लेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा टोटल फोर्स आ जाता है, लॉरेंट्ज फोर्स का रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये आगे हम लोग यूज़ करेंगे, फिलहाल हम लोगों ने लॉरेंट्ज फोर्स समझ लिया। लॉरेंट्ज फोर्स में क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज, मूविंग चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड भी लेते हैं, दोनों को कंसिडर करते हैं, तो टोटल फोर्स जो आता है इस तरह से आता है। कितनी बात समझ में आई? ये फोर्स होता है उसको लॉरेंट्ज फोर्स। आगे चलते हम लोग, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मिटा देते इसको। क्या दे रखा, हेडिंग डाल लें हम लोग, अगला दे रखा मूविंग चार्ज या फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। Force on moving charge inside the uniform magnetic field, ठीक है ना। ये हेडिंग है हमारा। कितनी बात सुन रहे? क्या बताया था हम लोगों ने? ये तो टॉपिक हम लोगों ने किया है और उसमें दिखाया था कि जो फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो फॉर्मूला होता हमारा, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज inside the magnetic field is given as F is equal to BQV sin थीटा। ये दे रखा था हम लोग का, ये ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हम लोगों ने इसमें अलग अलग कंडीशन लिया और उसमें जो मैक्सिमम फोर्स लगता है कब लगता है? जब चार्ज का डायरेक्शन, मूविंग चार्ज का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, ठीक है ना। तो उस वक्त जो फोर्स लगेगा मैक्सिमम होगा। सो द मैक्सिमम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज when
द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे डायरेक्शन भी ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, था फोर्स इज इक्वल टू BQV। ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसको, ये जो फोर्स लग रहा है, इसका हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन तो निकालेंगे, लेकिन उसको अगर फर्दर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वो डायरेक्शन किधर काम करेगा, या उस फोर्स का जो मूविंग चार्ज पे लग रहा है क्या फाइनल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इतने को मिटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाएंगे फिर उसको लिखेंगे। तो ये हम सिर्फ बताने के लिए पिछला कंसेप्ट को यहाँ ला लिया। मैक्सिमम फोर्स हम लोग देख रहे हैं तब लगता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी में 90 डिग्री का होता है, तो ठीक है। तो हम लोग इसे मिटा लेते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। क्या बताया कि सपोज करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस जगह के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Z एक्सिस में है, यानी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हम लोग ये ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अगर हम लोग एक बॉडी को, ये हमारा X एक्सिस है, अगर मान लो ये X एक्सिस ले लेते हैं तो ये हमारा Y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये X एक्सिस है तो ये Y एक्सिस हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, नहीं समझ में आया, आगे चले। अगर हम लोग या हम लोग चलो इसको X कर लेते हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं, इधर Y एक्सिस ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कराएं तो वो X एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, वो Y एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, कि दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीनों एक्सिस होते हैं। अगर हम लोग Y एक्सिस की तरफ चार्ज को मूव कराएं, अब जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, जो दूर वाले देखने वाले वीडियो वाले उनको तो कॉर्नर दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने घर के कॉर्नर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है ये ऊपर जा रहा है Z एक्सिस की तरफ, और ये जो है इधर जा रहा है ये Y एक्सिस की तरफ है, और उधर जो X एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब हम लोग चार्ज को Y एक्सिस के अलोंग मूव करा रहे हैं, चार्ज को Y एक्सिस के अलोंग मूव करा रहे हैं परपेंडिकुलर। तो ये जो चार्ज है हम लोग इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कितनी बात सुन में। तो जब चार्ज को Y एक्सिस की तरफ मूव कराएंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, कितनी बात सुन में, फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से लगाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ Z एक्सिस की तरफ, तो ऐसे लगा दिया, और ये जो सेंट्रल करंट है, तो ये जो चार्ज मूव करा जिधर, उधर ही करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कर दिया और ये सेंट्रल करंट का डायरेक्शन Y एक्सिस में कर लिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ से दिख रहा है ये फील्ड है, ये चार्ज करंट जा रहा है, चार्ज चल रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो जो चार्ज ये जा रहा था उस पर एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, हाँ इनवर्ड लगेगा। तो देखिए ये जो चार्ज जो जा रहा है इस पे जो है ना एक फोर्स लगेगा इनवर्ड, तो हम लोग इस पे एक फोर्स इनवर्ड लगा लेते हैं ऐसे, है हाँ क्रॉस लगाएंगे। लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं, एक चीज़ दिखाना है,
कितनी बात समझ में आई? फील्ड, करंट, फोर्स। तो जो चार्ज इधर जा रहा था उस पर फोर्स इनवर्ट लग रहा है, तो अब ये ऐसे ना जाके, जो वाई एक्सिस में जाता ऐसे ना जाके वो थोड़ा ऐसे बेंड करेगा, ऐसा बेंड करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है ना वो। तो अब वो वाई एक्सिस में एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे नहीं रहेगा, वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा बेंड करेगा इधर की तरफ फोर्स लगने की वजह से। अब ये बेंड करके वाई एक्सिस को छोड़ के थोड़ा सा ये तिरछा हो गया यहाँ पे, तो अब ये चार्ज जो है ना यहाँ चला गया फोर्स लगने की वजह से। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे, ठीक। अब जब इधर चला गया तो हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए। तो अब देखो फील्ड तो ऐसे ही है, लेकिन अब हम लोग मैग्नेटिक जो ये वाई एक्सिस ऐसे ले रहा था सीधा, अब हम लोग तिरछा थोड़ा सा लेंगे ऐसे। कितनी बात सुन रही? थोड़ा सा तिरछा लेंगे इधर की तरफ, और जब थोड़ा सा तिरछा लगेगा तो फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। तो अब वो जो तिरछा था उसको फिर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो अब ये क्या होगा? फिर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ऐसे जाने लगेगा। कितनी बात सुनाई? तो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो इनवर्ड होने की वजह से वो इधर हो गया। फिर ये अब यहाँ पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होगा इधर की तरफ हो गया, तो फोर्स किधर लगेगा? फिर इनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पे जो है ना फिर इनवर्ड फोर्स लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में आई? और फिर उसी तरह से फिर इनवर्ड फोर्स लगेगा, तो इनवर्ड फिर मुड़ते जाएगा, फिर मुड़ते जाएगा, फिर ये ऐसे एक सर्किल में मूव करने लगेगा। क्या समझ में आई ये? कि जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस में है, तो उसका जो फोर्स लगा एक्स एक्सिस में लगेगा, ये एक्स एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इनवर्ड लग रहा है, और उस इनवर्ड की वजह से, इनवर्ड जो फोर्स लगता है उसकी वजह से वो जो चार्ज था वाई एक्सिस को छोड़ के एक आर्क यानी सर्कुलर ट्रैक ले लेगा, और वो जो सर्कुलर ट्रैक घूमते 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 पूरा एक सर्किल में घूम जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, तो क्या समझ में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस में हो, करंट का डायरेक्शन वाई एक्सिस में हो, तो फोर्स तो एक्स एक्सिस में लगेगा, लेकिन अगर शेप बनाएंगे तो वो एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, और वो जो चार्ज है वो एक सर्किल में मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? वो सर्किल में मूव करने लगेगा, और ये हमारा एक सर्किल बना दिया हम लोगों ने। कितनी बात सुन में? एक सर्किल में मूव करने लगा ये, और ये हम लोगों ने सर्किल बना लिया। ठीक है, आगे चले। ये जो सर्किल में फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगता है सर्किल टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। सर्किल में लगने का मतलब क्या? कोई बॉडी अगर सर्किल में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक फोर्स जो है ना फ्रॉम द टुवर्ड द सेंटर फोर्स काम कर रहा होता है, और जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर काम कर रहा था उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, जो गोल गोल सर्किल में घूमते रहता है, घुमाते रहता है, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चार्ज वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस में है, चार्ज वाई एक्सिस में है, तो फोर्स तो एक्स एक्सिस में लगेगा, लेकिन उस फोर्स की वजह से बॉडी उन्हें सर्किल में मूव करेगा, और सर्किल में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। कितनी बात समझ में आई? अब सेंट्रीपिटल जो फोर्स है सर्कुलर मोशन में कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपन r होता है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो फोर्स का निकाला था वो फोर्स है, ठीक है। कितनी बात सुन रही? तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ, व्हेन अ फ्री चार्ज मूव इनसाइड द magnetic field, a force acts on it due to this force the body, the charge start to revolve
revolve in a circular track. Now the centripetal force is equal to, here the centripetal force is equal to force on charge, moving charge, force on moving charge ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी क्यू वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कितनी बात सुन रही? ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा पावर का, और आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है। ये आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये दे रखा आर का रिलेशन। इतनी बात समझ में आई? नोट करिए इसे, आगे हम बढ़ा रहे हैं। ये समझ में आ गया ये। अब ये बताया कि जो रेडियस है, जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, थोड़ा उठा लो, इसको बंद कर दो। आगे चले हम लोग। कितनी बात सुनिए, ये जो सर्किल बनेगा, ये जो रेडियस है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल फिक्स होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी, तो उसका मास फिक्स होगा। तो जो मास है वो तो फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड बी वो भी फिक्स है। चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये वेरी करा सकते हैं। तो क्या देखा कि जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा चार्ज का, जैसे यहाँ पे चार्ज मूव कराते हैं ना, जैसे जेड एक्सिस में तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, और चार्ज को वाई एक्सिस पे मूव करा रहे हैं, तो कितना वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना बड़ा रेडियस बनेगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगा रेडियस बड़ा बनेगा, वेलोसिटी कम होगा रेडियस छोटा बनेगा। ठीक है ना? और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर ज़्यादा चार्ज का कोई पार्टिकल है तो उसका रेडियस कम होगा। होता ना 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम। तो जो चार्ज है उस पर, चार्ज का इन्वर्सली, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, और जिसका चार्ज कम होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो ये दो पॉइंट्स इसमें हम लोग को कंसेप्चुअल सवाल के लिए तैयार कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं इसको। ठीक है? क्या दे रखा यहाँ पे? एक दे रखा रेडियस इज directly proportional to velocity of charge particle, velocity of charge particle। ठीक है? ये तो एक पॉइंट दे रखा है। ऑल्सो रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑल्सो रेडियस इज inversely proportional to magnitude of charge, यहाँ मैंने चार्ज लिख देता हूँ, यहाँ पे आगे कहाँ ले जाना। ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है इन्वर्सली। ऑल्सो रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ लिख दिया मैंने, लेकिन ये आपको उधर ही लिख देता हूँ, उधर दिखेगा कि दिख जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ लिख देता हूँ मैं।
चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है उससे ये इन्वर्सली रिलेट करता है। बाकी तो रिलेशन से समझ में आ ही रहा है। आगे चले हम लोग, तो ये हो गया अगर हमें छोटा रेडियस होगा, उनका वेलोसिटी कम होगा तो छोटा रेडियस में रिवॉल्व करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो बड़ा रेडियस में रिवॉल्व करेगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा मूविंग चार्ज। व्हेन अ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू ये आ गया हमारा। अब अगर रेडियस का वैल्यू ये आ गया, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड, ये कितनी देर में एक बार ये कंप्लीट कर लेगा, एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। हाँ, एक बार कंप्लीट का रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, तो हम लोग टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन T इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। टू पाई आर ये तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ चार्ज जितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा रिलेशन हो गया हमारा टाइम पीरियड का। लेकिन इसको और अगर सिंप्लीफाई करते हैं 2 पाई अपॉन वी ऐसे रहते हैं और आर का जो वैल्यू है वहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, m इंटू वी मोमेंटम भी कहलाता है। क्या? मोमेंटम अपन बी क्यू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो r का वैल्यू वहाँ से उठाते हैं एम वी अपॉन बी क्यू। कितनी बात सुन में? r का वैल्यू वहाँ से ला लिया, b से v काट दिया तो क्या मिला टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से दिखाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई, टोटल एक बार सर्किल में घूमेगा तो एंगल कितना कवर करेगा? 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो ये 2 पाई तो 2 पाई है और टी का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 2 पाई एम ऑब्लिक बी क्यू, ठीक है ना। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बी क्यू अपॉन एम। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ओमेगा का। तो ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम। ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको। कितनी बात सुन में? क्या देख रहे हैं हम लोग टाइम पीरियड में? टाइम पीरियड में वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड वेलोसिटी देखिए 2 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। मास जो भी चार्ज है उसका मास फिक्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। चार्ज पे थोड़ा सा ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर कम चार्ज होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या? अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो एक बार चक्कर लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उल्टा। और अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो कम टाइम में घूम जाएगा, वो जल्दी घूम जाएगा एक बार। तो ये चार्ज के रिस्पेक्ट से दिखा दिया, इन्वर्सली रिलेट करता है। और अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं तो बी क्यू एम ये चार्ज से डायरेक्टली है। अगर छोटा चार्ज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगा और अगर बड़ा चार्ज हुआ मैग्नीट्यूड के तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। एंगुलर वेलोसिटी कब ज़्यादा का मतलब एंगल कवर पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना एंगल ट्रैप करेगा वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाता हमारा। तो अगर चार्ज छोटा होगा तो थोड़ा थोड़ा कवर करेगा वो, और चार्ज ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ज़्यादा एंगल कवर करेगा, एक सेकंड में ज़्यादा एंगल कवर करेगा। लेकिन क्या देखा गया कि ये टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये वाला वी पे, ये जो वी था ना ये इस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड भी नहीं और एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं। क्या मतलब समझ में आया? कि अगर हम लोग चार्ज को फिक्स कर दें, ये तो फिक्स ही है, चार्ज भी फिक्स कर देंगे तो वो टाइम जो ना एक ही टाइम में घूमता रहेगा। एक मान लो एक रोटेट करने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है
तो हमेशा 1 सेकंड में वो एक बार करता रहेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी चाहे जितना भी हो, बात समझे। इनिशियल वेलोसिटी कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही टाइम में एक बार सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो या कम हो। कुछ बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बारीकी है, बहुत ही बारीकी है ये। क्या मतलब समझ में आया कि चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो या वेलोसिटी कम हो, उसको टाइम को एक बार चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो हमेशा कांस्टेंट लगता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे जितना भी लीनियर वेलोसिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे ये पॉइंट को भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख देता हूँ इसको। टाइम पीरियड, हेयर टाइम पीरियड, ये लिख लीजिए पॉइंट्स को, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी does not depends upon linear velocity, it remains same, whatever velocity इज़ देयर, वेलोसिटी कुछ भी हो वो दोनों सेम रहेंगे, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगा। कितनी बात समझ में आ रही है? कुछ आ रहा है आप लोगों को या मुझे ही आ रहा है? सिर्फ देखने वालों को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपना देखने का मज़े का सिम्टम बताइए कि आपको भी अच्छा लग रहा है। कैसे बताओगे आप लोग? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स, आप तो जानते ही हो, आजकल लोग इंटरटेनमेंट की चीज़ें बहुत देखते हैं, ठीक है, मगर इंटरटेनमेंट से आपका करियर नहीं बन सकता, आपको करियर बनाने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इंटरटेनमेंट वाले ही आपको अगर करियर बना देते तो फिर वो तो बहुत बड़े गुरु होते हैं। इंटरटेनमेंट में से वक्ती तौर पे थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, पर आप फॉर एवर के लिए थोड़ा सा करियर को सेट करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए किताब पढ़े या हम जैसे लोगों के पढ़ाए हुए वीडियोस देखें जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं और आपको मुश्किल कंसेप्ट को आसान बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग करके दिखा रहे हैं उनके लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया, अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कराते हैं तो क्या होगा, रेडियस, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी। आगे एक टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, इसी में अभी अगला टॉपिक भी है और देखते हैं क्या है वो टॉपिक। मिटा दे इसे, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, जो कर रहे थे, व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसी को तो लेके हम लोग आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। अगर चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ना हो और कुछ एंगल से वो मूव करे तो फिर क्या होगा उस पर फोर्स और क्या होगा बाकी रिलेशंस, वो देखने जा रहे हैं। सो व्हेन चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो अगला तो दूसरा, तो इसी में वो पहला था और ये दूसरा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
are not perpendicular to each other, ठीक है ना, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है, सर्टेन एंगल पे हैं। इसको दूसरा हेडिंग अगर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे दूसरा हेडिंग, व्हेन V and B make an angle थीटा। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कितनी बात समझ में आई? हाँ, उनके बीच में एक एंगल है, 90 डिग्री नहीं है ये, ठीक है। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं इसमें हम लोग उसी तरह से बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हम लोग z एक्सिस में ले लेते हैं, ये z एक्सिस है, इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक। इधर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, y एक्सिस इसलिए बता रहा हूँ, और इधर x एक्सिस ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये सब प्लेन हो जाते हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए वो z एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया, तो ये जो हमारा वॉल है YZ प्लेन है ना, ये जो वॉल है हमारा XZ प्लेन कहलाएगा, नीचे जो ना XY प्लेन कहलाएगा। कितनी बात सुनिए। अब ये जो चार्ज है, चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रहा है, सर्टेन एंगल से। जैसे मान लो इधर से इस कोने से ऐसे तिरछा मूव कर रहा है पंखे की तरफ, ये तिरछे की तरह ऐसे मूव कर रहा है, ना x एक्सिस ना y एक्सिस, इधर मूव नहीं कर रहा है। उधर मूव करेगा तो 90 पे हो जाएगा, तो उस एक्सिस को छोड़कर बाकी कहीं पे भी मूव कर रहा है तो हमने ले लेते हैं। जैसे मान लो पंखे की तरफ, यहाँ से पंखे की तरफ ऐसे डायगोनल की तरफ चले जा रहा है, हाँ, तो जब ये इधर की तरफ जा रहा होगा पंखे की तरफ, तो इसको हम लोग डायरेक्शन को, इसके डायरेक्शन को इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी को, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हम लोग थीटा एंगल लेंगे, क्योंकि जो एंगल है वेलोसिटी का वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में। अब ये जो है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके होंगे दो कंपोनेंट। कितनी बात सुन में। एक कंपोनेंट इसका बनाएंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस के अलॉन्ग बनाएंगे, तो इसका जो एक कंपोनेंट इधर बनाएंगे वो तो v cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि बेस के अलॉन्ग बना दिया। और एक परपेंडिकुलर इधर से बनाएंगे जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वो v sin थीटा होगा। कितनी बात सुनी। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट बना हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बना y एक्सिस के अलॉन्ग जो v sin थीटा के बराबर है। ये जो y एक्सिस पे है ये वैसा ही होगा जैसे कि 90 डिग्री पहले वाला किया था हम लोगों ने, कि अब जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड पे 90 डिग्री से मूव कर रहा है, y एक्सिस पे मूव कर रहा है ना वो, तो y एक्सिस पे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा वो। तो इसके जब 90 पे जाएगा तो इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा जो इसको सर्किल में घुमाएगा। ये इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकाल दिया ना, तो एक तो इधर बेस की तरफ कर दिया जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ हो गया, और एक इधर y की तरफ किया जो साइन थीटा के साथ आ गया। और ये जो साइन थीटा की तरफ आया y एक्सिस पे, ये y एक्सिस और z एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो एक सर्किल पे घुमाएगा उसको, उस सर्किल पे घुमाएगा उसको इस वाले कंपोनेंट की वजह से। लेकिन उसी वक्त एक वेलोसिटी v cos थीटा ऊपर भी काम कर रहा है, तो अब वो सर्किल पे घूम के वापस नहीं आएगा, वो सर्किल पे घूम के ऊपर जाएगा, क्योंकि v cos थीटा की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, v cos थीटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो वो उसकी वजह से वो ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। तो कैसा पाथ बनेगा इसका, हेलिकल पाथ बन जाएगा, हेलिकल, वो दिखा रहा हूँ मैं कैसा होगा। तो ये जो जब फोर्स लगेगा तो इसका जो मान लो ये ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे आके, फिर ये ऐसे आके, फिर ये ऐसे जाने लगा,
ये हाँ स्प्रिंग हेलिकल, ये ऊपर किसकी वजह से जा रहा है? बी कॉस थीटा की वजह से जा रहा है। और सर्कल में किसकी वजह से मूव कर रहा है? बी साइन थीटा की वजह से मूव कर रहा है। अब अगर हम लोग इस पर फोर्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे फोर्स, वो करके हम दिखा रहे हैं। कंपोनेंट समझ में आ गया? ये क्या लिखा है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in a inside magnetic field with certain angle theta with respect to magnetic field B, magnetic field B, ठीक है। The velocity has two components, ठीक है ना? V cos theta along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, and V sin theta along y axis, which is perpendicular to magnetic field, which is perpendicular to magnetic field। आगे चले हम लोग। Now the force acting on this moving charge, now the force on charge is equal to BQV n mvn स्क्वायर अपॉन r। ये n नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जो वेलोसिटी है जो y एक्सिस के अलॉन्ग है उसको n से दिखा रहे हैं। वी एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे n बच जाएगा, तो r का वैल्यू आ जाएगा mvn अपॉन bq, ठीक है। और यहाँ पे जो bn है ये बेसिकली mv साइन थीटा अपॉन bq है। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। ये पहले हम लोग क्या आता था, एम बी अपॉन बी क्यू आया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि सर्टेन एंगल पे चल रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ एम बी साइन थीटा अपॉन बी क्यू आ गया। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है इसमें, अगर हम लोग टाइम पीरियड निकाले तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन निकाला था हम लोगों ने? 2 पाई आर अपन वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया था, 2 पाई m by v, ठीक है। इसे मिटा देना हम लोग। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है भाई? 2 पाई m by v, 2 पाई m v। हाँ हाँ, टाइम इज इक्वल 2 पाई आर अपॉन वी ले लेंगे, और ये 2 पाई वी तो ऐसे ही रहेगा, आर की जगह पे ले लेते हैं एम बी साइन थीटा अपॉन बी क्यू। ये वी से भी ये नॉर्मल वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी लेंगे नॉर्मल, तो ये वी साइन थीटा ये भी आ जाएगा। ये तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, और ये आ जाएगा T = 2πm/b³। क्या समझ में आया? ये टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसका इम्पैक्ट का। कुछ बात समझ में आ रही है? आगे चले हम लोग, ये समझ में बात आ गई है। टाइम पीरियड ये समझ में आ गया ना ये। तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टाइम पीरियड अभी भी उतना ही है, एक बार रिवॉल्व करेगा ना तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। अब दे रखा है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, उतना ही रहेगा, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब अगला इसमें जो दे रखा है, ये यहाँ तक हो गया, वो रेडियस निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। आगे दे रखा ये जो हेलिकल पाथ है, ये जो हेलिकल पाथ है, ये देखिए, तुम तो बस बचाते रहो लल्ले, ठीक है ना, ऐसे हेलिकल पाथ है ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिंग इज कॉल्ड पिच। तो पिच जो है डिफाइन करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पाइरल रिंग, ठीक है ना। अब अगर हम लोग पिच निकालना चाहते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के लिए b इंटू टी ले लेते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी अलोंग द बी मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना है और टाइम कितना लेता है। तो वेलोसिटी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा है ये, और टाइम तो हमारा वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 2πm/b³, ठीक है। तो पिच का वैल्यू हो जाएगा 2πmv cos θ/b³। ये हमारा पिच का फॉर्मूला हो जाता है। इन दोनों रिंग के बीच का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देखो, जब भी कभी एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने। फिर ये भी देखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा कब होता है, जब वेलोसिटी जो है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर क्या देखा कि उस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में वो जो चार्ज है, फ्री चार्ज जो है, वो रिंग के फॉर्म में मूव करने, सर्कल के फॉर्म में मूव करने लगता है। जब वो सर्कल में मूव करता है तो उसका रेडियस कितना होता है वो रिलेशन निकाला, टाइम पीरियड क्या होता है वो रिलेशन निकाला, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है वो निकाला। लेकिन ये तो तब की बात है जब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तब। और अगर उसके बावजूद भी अगर उनके बीच का एंगल हो तो वो भी वैसे ही आया है। आर में सिर्फ साइन थीटा प्लस हो गया है, यानी एक्स्ट्रा आ गया है। टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, चाहे वो सर्कुलर में चले या सर्टेन एंगल चले, टाइम पीरियड उतना ही आता है 2πm/b³। एक चीज़ और इसमें बढ़ जाता है जब सर्टेन एंगल से, पिच। और ये पिच का फॉर्मूला निकाला 2πmv cos θ/b³। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा आ जाता है इतना रिलेशंस। आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना कुछ मत करो, कोई बात नहीं, जिसे करना होगा ठीक करेगा, ठीक है। कितनी बात, जिसकी ज़रूरत होगी वो करेगा। आगे हम लोग करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। ओके।